हर फोरम पर। जनाब स्पीकर, इस ऐवान को मालूम होना चाहिए और यह पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। हर फोरम पर, हर इंटरनेशनल फोरम पर मैं जहां गया मुझे हिंदुस्तान का सामना करना पड़ा और वो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट पे धकेलने की कोशिश करते रहे और हम पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने की जुस्तजू हमारी जारी है। कोताहियों की दास्तान है जिसकी वजह से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया। हम सभी चाहते हैं कि पाकिस्तान इस तलवार जो हमारे सर पर लटक रही है उससे आजादी हासिल करे। अभी आपने पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह मोहम्मद कुरैशी का हाल में ही अपने देश के संसद में दिए गए भाषण का कुछ अंश सुना, जिसमें वे भारत पर निशाना साधते हुए यह कह रहे हैं कि भारत ने बहुत कोशिश की कि पाकिस्तान FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में चला जाए, पर पाकिस्तान भारत के चाल को नाकामयाब कर दिया और ग्रे लिस्ट में ही बना रहा। कितना हास्यास्पद बयान है। उनको यह सोचना चाहिए था कि आखिर पाकिस्तान किन कारणों से ग्रे लिस्ट में आया। दूसरों पर दोषारोपण के पहले व्यक्ति यदि खुद अपने खूबियों और खामियों को विश्लेषण कर ले, अपने गिरेबान में झांक ले, तो यह सुधार की यहाँ गुंजाइश ज़्यादा बनी रहती है। हमें तो यह आशंका थी कि कहीं कराची शहर में जो अभी बरसात के कारण दुर्व्यवस्था फैली है, कहीं उसके लिए भी वे भारत को ही जिम्मेवार न ठहरा दें। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी पाकिस्तान द्वारा भारत पर बेबुनियाद दोषारोपण किए जाते रहे हैं। पाकिस्तान की मीडिया उनके इस बयान को किस रूप में लिया है, आइए सुनते हैं एक परिचर्चा। तो यहाँ तो एक बू आती है एक कंस्पिरेसी की कि आपको फंसाया गया IMF के प्रोग्राम के अंदर, FATF को आपके ऊपर लगा दिया, वो IMF के प्रोग्राम का हिस्सा बन चुकी है और उसमें यह कहा गया है कि आपने टेरर फाइनेंसिंग जो है उसके तहत आपने डिसबैंड करनी है सारी लश्कर, जैश मोहम्मद, लश्कर तैयबा वगैरह वगैरह, जिसके तहत आपने अब लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। ऐसे ही है ना, बिल्कुल ऐसे ही। आपने इंटरनेशनल कमिटमेंट भी दे दी और जैश मोहम्मद को अब यूनाइटेड नेशंस में भी बैन कर दिया गया, जो कि पहले चाइना अपना वीटो इस्तेमाल करता था, अब उन्होंने वो भी नहीं किया। तो आप तो ऑलरेडी आपने एक डायमेंशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी आपकी ख़त्म हो चुकी है। अब आपके पास रह क्या गया? डिप्लोमेसी रह गई ना। उस डिप्लोमेसी रह गई है जहां दुनिया में आपको सुनने के लिए तैयार नहीं है। आपका यह ख्याल था कि डिप्लोमेसी काफ़ी रहेगी क्योंकि अब अमेरिका को आपकी ज़रूरत है, इसलिए आप अमेरिका को इस्तेमाल कर सकेंगे। अब नॉन स्टेट एक्टर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंडिया के ऊपर प्रेशर लाने के लिए। और जब आप वापस वाशिंगटन से वापस आए थे तो आप यही कह रहे थे ना कि अमेरिका ने हमें कह दिया कि इट विल हेल्प मीडिएट कश्मीर। ये वो बड़ी सक्सेसफुल अमेरिकन ट्रिप रही है। कहाँ सक्सेसफुल रही है? नज़र आ गया ना कि हुआ क्या है। अब हुआ क्या है? अब देखिए ट्रंप की तरफ से क्या होता है, कुछ भी नहीं होगा। ऐसे होगा जैसे सांप काट गया। अमेरिका कैन नॉट अफोर्ड टू एंटेगनाइज रिलेशंस विद इंडिया। अमेरिका सिर्फ फोकस करेगा, जी आपने कहा था कि आप अफगानिस्तान के ऊपर ये करेंगे, चलिए 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 उधर बात करें। इधर आपकी बात इधर से आई इधर गई। और शायद ये भी कि एक बयान भी आ जाए कि देखें ये ठीक नहीं है, इंडिया पाकिस्तान को अपने बात बायलैटरली करनी चाहिए, इस किस्म की बातें होंगी। इंडिया के इंटरनल मामलात के अंदर अमेरिका बिल्कुल मुदाखलत नहीं करेगा, यूनाइटेड नेशंस बिल्कुल मुदाखलत नहीं करेगा। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आपको आई एम ऑन रिकॉर्ड ना, मैं कह रहा हूँ। और आपकी हुकूमत अगर आपको ये कहेगी कि उनको कामयाबी होगी तो ये झूठ बोल रही है। उनको पता है कि उनके पास अब कोई पत्ते नहीं रहे, उनकी फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई है। उन्होंने ये ख्याल था कि अमेरिका को साथ लेके चलेंगे, अमेरिका साथ नहीं देगा इस इशू के ऊपर। आगे आइए आप, शहबाज शरीफ साहब का बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि इस वक्त सबको अच्छा, हुकूमत ने यह भी कहा कि इस वक्त गवर्नमेंट ऑपोजिशन सारे पाकिस्तान को मुतहद हो जाना चाहिए, ये नेशनल इंटरेस्ट का सवाल है। इस पर दो राय हैं कि नेशनल इंटरेस्ट डिफाइन कौन करता है। आपकी फेल्ड फॉरेन पॉलिसी नेशनल इंटरेस्ट में थी, या आप कोई नई फॉरेन पॉलिसी बनानी पड़ेगी आपको जो नेशनल इंटरेस्ट में होगी। आप करने क्या जा रहे हैं? आप फॉरेन पॉलिसी बना रहे हैं, अपोजिशन को तो कॉन्फिडेंस में लिए ही नहीं आज तक। जो भी आप करते हैं अमेरिका के साथ जो आप करने जा रहे हैं, आपने अपोजिशन को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। अफगानिस्तान में जो आप करने जा रहे हैं, आपने अपोजिशन को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। इंडिया के साथ जो आप कर रहे थे, कोई अपोजिशन को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। तो पार्लियामेंट तो कॉन्फिडेंस में है ही नहीं आपकी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर।
और आज आप ये कह रहे हैं कि जी फॉरेन पॉलिसी और ये नेशनल इंटरेस्ट के अंदर सारी फोर्सेस इकट्ठी हो जाएं, नेशनल इंटरेस्ट। मेरा ख्याल है कि ये मुमकिन नहीं है। उसकी वजह ये है कि शहबाज शरीफ साहब तो सॉफ्ट लाइन ले लेंगे, हाँ हाँ हमें सबको इकट्ठा होना चाहिए, पाकिस्तान का इंटरेस्ट है, मगर फिर भी वो अंग्रेजी का मुहावरा है, वो अपना पाउंड ऑफ फ्लैश क्लेम करेंगे। अभी भी वो कह रहे हैं कि जी हमने डिस्कस करना है कि ये क्या हो रहा है, हम पार्लियामेंट के अंदर बैठ के डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि शहबाज शरीफ साहब के ऊपर अब प्रेशर आएगा मरियम नवाज शरीफ से, क्योंकि मरियम का जो नैरेटिव है वो तो बड़ा क्लियर हो गया उनकी ट्वीट्स के साथ। वो बिलावल भुट्टो का जो नैरेटिव उससे आगे निकल गई है। बिलावल भुट्टो तो ये कह रहे हैं कि हम डिस्कस करेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, फॉरेन पॉलिसी फेलियर है या नहीं है, बड़ा हल्का सा उन्होंने ये कहा है, और आप क्या करना चाहिए ये वो। मगर मरियम ने तो बिल्कुल साफ साफ बात कर दी है कि जी आपकी फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई है, आपने ये वादा किया था हमारे साथ, ये बिल्कुल नाकाम है, हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे इस वक्त जिस वक्त आप चाहते हैं हमारा सपोर्ट, क्योंकि आपकी फॉरेन पॉलिसी गलत रही है और आगे भी गलत है। तो मैं ये समझता हूं कि फूट पड़ गई। इस वक्त जो असली सवाल है वो खड़े होने चाहिए पार्लियामेंट के अंदर, और जो अपोजिशन है उसको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। और अपोजिशन कॉन्फिडेंस में उस वक्त तक नहीं ली जा सकती जब तक अपोजिशन को जमहूरी स्पेस नहीं मिलेगी। पार्लियामेंट की तो हैसियत ही नहीं रही है। अपोजिशन को तो आपने साइडलाइन कर दिया, उनके जेलों में डाल दिया आपने सारी अपोजिशन को। तो इस सूरत के अंदर आप क्या तवक्को करते हैं कि अपोजिशन आपका साथ देगी, और वो भी एक फेल्ड फॉरेन पॉलिसी के ऊपर? तो मैं ये समझता हूँ जनाब कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है, जिसका पाकिस्तान के अंदरूनी हालात के ऊपर भी बड़ा सख्त असर पड़ेगा। पाकिस्तान इंडिया के तल्लुकात के ऊपर पड़ेगा, पाकिस्तान अमेरिका के तल्लुकात पे ऊपर पड़ेगा, पाकिस्तान ने जो अमेरिका को वादा किया अफगानिस्तान में उसके ऊपर भी असर पड़ेगा। और हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिलेशंस ख़राब होंगे। जब ख़राब होंगे तो फिर कोई ना कोई खुदा ना ख्वास्ता कोई ऐसा हादसा ना हो जाए जैसा पुलवामा हुआ था, जिसके साथ एक नई डायमेंशन, एक नया सूरत हाल, नई सूरत हाल खड़ी हो जाएगी। इसलिए इस वक्त जबकि एक किस्म का हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दिया कि आपकी सारी जो एग्रीमेंट्स थी उसके साथ छुट्टी करा दी, अगर लाइन ऑफ कंट्रोल को ही खत्म कर दिया है तो वॉर ही हो गया ना। उन्होंने कहा जी ये नहीं है, ये है इंटरनेशनल बॉर्डर है, ये आपकी तो सारी पोजीशंस खराब उल्टा दी उन्होंने। तो अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर यूनिटी होनी चाहिए रिगार्डिंग हिंदुस्तान, और वो यूनिटी नहीं मिलेगी आपको जब तक ऑपोजिशन आप साथ लेके नहीं चलेंगे, यूनिटी नहीं मिलेगी। और ऑपोजिशन को साथ लेने का एक ही तरीका है, उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाए, उनको एज अ लेजिटिमेट पार्टनर ऑफ पॉलिटिक्स लिया जाए। अगर आप उनको बाहर रखेंगे तो फिर पाकिस्तान के अंदर यूनिटी नहीं होगी, और अगर हिंदुस्तान के इश्यू के ऊपर यूनिटी नहीं है तो फिर आप समझिए कि इस मुल्क में यूनिटी नहीं है। अभी आपने जो परिचर्चा सुना उससे अंदाजा लगा लिया होगा कि पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के ग्रे लिस्ट में जाने के लिए खुद ही जिम्मेवार है। भारत पर वह बेवजह इल्ज़ाम लगा रहा है। आपको यह बताते चलें कि FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है और इसकी स्थापना 1979 में हुई थी। यह एक अंतर्देशीय वाच संस्था है, अर्थात यह संस्था यह देखती है कि कहीं किसी देश द्वारा काले धन को सफ़ेद धन में तो परिवर्तित नहीं कराया जा रहा है, जिसे मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं, तथा कोई देश अपने वित्तीय संस्थानों का दुरुपयोग करके चरमपंथियों को तो धन मुहैया नहीं करा रहा है। FATF यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के तहत ही काम करता है। इसके अभी 37 परमानेंट सदस्य हैं और ये परमानेंट सदस्य प्रत्येक साल अपने लिए एक चेयरमैन का चुनाव करते हैं, जिसकी निगरानी में FATF की कार्रवाई संपन्न होती है। अभी इसके चेयरमैन की जिम्मेवारी चीन के पास है। FATF विश्व के 200 देशों पर निगरानी रखता है तथा उनके परफॉर्मेंस के आधार पर उन्हें ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में डालता है। ब्लैक लिस्ट में विश्व के अभी मात्र 2 देश नॉर्थ कोरिया और ईरान हैं, जबकि ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान सहित 12 देश शामिल हैं। कोई देश ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाता है तो विश्व की आर्थिक संस्थाएं जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक द्वारा उस देश को आर्थिक मदद दिया जाना बंद कर दिया जाता है तथा दूसरे देशों को भी यह हिदायत रहती है कि उस देश के साथ कोई आर्थिक संबंध स्थापित न करें।
ग्रे लिस्ट में आंशिक छूट रहती है और दूसरे देश भी व्यापार कर सकते हैं। जब किसी देश को ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है तो FATF उन पर निगरानी रखता है तथा उनको कुछ निर्देश देता है। अगर वे देश सुधार करते हैं तो फिर ब्लैक लिस्ट से ग्रे लिस्ट में और ग्रे लिस्ट से क्लियर लिस्ट या व्हाइट लिस्ट में वे देश आ सकते हैं। पाकिस्तान 2018 से ही ग्रे लिस्ट में बना हुआ है। FATF के बार बार निर्देश के बावजूद कि वह चरमपंथियों को मदद देना बंद करे तथा अपने आर्थिक नियमों को सुधार करे ताकि इसमें दुरुपयोग की गुंजाइश कम हो, इसके बावजूद भी पाकिस्तान में सुधार की गति स्लो है, जिसके कारण वह 2 साल से इस लिस्ट के अंतर्गत बना हुआ है। आपको यह बताते चलें कि पाकिस्तान के लिए पहली बार ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। 2012 से 15 के बीच भी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट तथा ब्लैक लिस्ट में रह चुका है। पाकिस्तान जो 2018 से अभी तक ग्रे लिस्ट में बना हुआ है, उसके लिए इंडोनेशिया ने पाकिस्तान के विरुद्ध कंप्लेन किया था और उस कंप्लेन का FATF द्वारा जांच करने के पश्चात पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में अभी भी 9 ऐसी संस्थाएं उपलब्ध हैं जो अवांछनीय गतिविधियों में लिप्त हैं और इनके विरुद्ध यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने प्रतिबंधित ऑर्डर जारी कर रखा है। इसके अंतर्गत अभी भी 20 से 30 हज़ार लोग कार्यरत हैं। तो पाकिस्तान अपनी समस्या के लिए खुद ही जिम्मेवार है। भारत पर उसका दोषारोपण करना बेबुनियाद है। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें कि नई वीडियो की जानकारी आप तक तुरंत पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।